हेलो फ्रेंड्स, आज मैट्रिकुलेशन एंड साइंस का लेसन 8 1 और 4 वेलोसिटी एंड स्पीड लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए, तो सर्वप्रथम ये मान लें कि वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड है क्या चीज। तो देखिए, वेलोसिटी क्या चीज है? किसी वस्तु के निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को वेग करते हैं। किसी भी वस्तु के निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, जबकि चाल क्या होती है? किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। यानी कि वेग में दिशा जो है निश्चित रहेगी, चाल में दिशा निश्चित नहीं रहेगी। ये केवल स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। वेग परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए वेग क्या है? एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वेग बराबर होता है v = s/t, v = s/t, यानी कि v वेग, s दूरी, t टाइम। ये वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। जबकि चाल बराबर भी यही होता है, चाल बराबर भी दूरी बटा समय। फार्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इस निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, जबकि चाल दिशा जो है निश्चित नहीं रहती है। जैसे इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो कोई बस जो है अगर 3 घंटे में, मान लीजिए हम कहेंगे कि कोई बस जयपुर से चल करके 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचे, तो उसको एक निश्चित है कि वो जयपुर से जो है, जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली 150 किलोमीटर की यात्रा करके 3 घंटे में पहुंची है। तो फिर वेग कितना हो जाएगा? वेग बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी है 150 और बटा में समय, यानी कि 3 × 5 = 15, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारी गाड़ी जो भी है वो जयपुर से दिल्ली की तरफ गई। दिशा निश्चित हो गया, तो जब दिशा निश्चित हो गया तो निश्चित दिशा क्या कहलाएगा? वेग। उसी बात को कहेंगे कि एक गाड़ी जो है 150 किलोमीटर की यात्रा को 3 घंटे में तय करके पहुंची है, उसमें दिशा कोई नहीं दिया है, तो वो क्या है? बस चाल बराबर 150 बटा में 3 × 5 = 15, ये भी 50 किलोमीटर बराबर आ गया। लेकिन ये क्या है? निश्चित दूरी नहीं है, ये किसी भी दिशा में कहीं पर भी गया है, 150 किलोमीटर की दूरी तय किया है 3 घंटे में। तो इस तरह से वेग और चाल का डिफरेंस समझ लीजिए। वेग निश्चित दिशा में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, जबकि स्थिति परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। अब इसी के साथ देखिए, त्वरण एवं मंदन। त्वरण क्या है और मंदन क्या है? चाल ही देखना है तो देख लीजिए, त्वरण और मंदन। त्वरण मंदन, देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। मंदन क्या है? ये भी वेग परिवर्तन की दर ही है। वेग परिवर्तन की दर मंदन कहलाता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? त्वरण और मंदन। तो त्वरण कब होगा? जब हमारा जो है
वेग जो है बढ़ रहा होता है, वेग क्या होता है, बढ़ रहा होता है, तो उस कंडीशन में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगा। किंतु जब वेग घट रहा होता है, वेग घट रहा होता है, उस कंडीशन में वेग परिवर्तन की दर मंदन कहलाएगा। स्थिति दोनों की सेम है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण, वेग परिवर्तन की दर मंदन। किंतु त्वरण कब होगा, जब हमारा वेग बढ़ेगा, मंदन कब होगा, जब हमारा वेग घटेगा। तो ये रहा आपका त्वरण और मंदन में संबंध। अब एक आता है मंदन का सूत्र, फार्मूला एक होता है A बराबर V माइनस यू अपन टी, V माइनस यू अपन टी, यानी कि V लास्ट वेग, U प्रारंभिक वेग, T समय, A मंदन है। यानी इसको लिख सकते हैं हम V बराबर V माइनस यू अपन टी, ये होगा मंदन। अब देख लीजिए विराम और गति, विराम गति। तो कोई वस्तु यदि अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदल दे, यदि कोई वस्तु है वह अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा उसका स्थान बदल जाता है, तो यानी कि उसमें क्या है, गति है। गति रहेगा किसी भी चीज में तभी तो स्थान बदलेगा। तो कोई वस्तु यदि अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदल देता है तो वह क्या होता है, गति होती है उसमें। विराम या अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा इसकी भी स्थिति नहीं बदलती है, ज्यों का त्यों रहती है, तो वह वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये रहा आपका। अब अदिश और सदिश, बात आती है अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश सदिश, तो अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। तो अभी हमने बताया कि सदिश राशि परिमाण के साथ साथ दिशा, इसमें दिशा निश्चित होती है, दिशा निश्चित होती है, यानी कि वह राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े सदिश राशि कहलाती है, और वह राशि जिसमें परिमाण की केवल जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वह अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, इन सब में क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए हमें। जबकि अदिश राशि, अदिश द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, समय है, इन सब में कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जिसमें दिशा की जरूरत ना हो अदिश राशि कहलाती है, और दिशा की जरूरत हो वह सदिश राशि कहलाती है। यानी कि वह वस्तु जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत हो सदिश राशि कहलाती है, और वह वस्तु जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है अदिश राशि कहलाती है। तो इस तरह से सदिश और अदिश आसान भाषा में हम समझ सकते हैं। अब देखिए वृत्तीय त्वरण क्या होता है, रोक दे भाई। वृत्तीय त्वरण, वृत्तीय त्वरण, तो प्रत्येक वस्तु, ये वृत्तीय त्वरण क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है जब ये ऊंचाई पे फेंकते हैं तो यह नीचे की तरफ आती है, यानी कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किसी भी वस्तु को या प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न वृत्तीय त्वरण कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज को, जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो यह नीचे की तरफ आएगा, तो यह पृथ्वी एक बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है, जिसके कारण यह वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है। तो उसी स्वतंत्रता पूर्वक खींचने वाले बल को ही क्या बोलते हैं,
गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी या ए से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल जी अथवा स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। एसआई प्रणाली में इसका मात्रक 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एसआई प्रणाली में इसका मात्रक 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब न्यूटन, ये जो है एक बात और समझ लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण जो है जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर आता है तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है प्लस में होता है। ऊपर से नीचे आएगी कोई भी वस्तु, जब ऊपर से नीचे आएगी तो जी का मान प्लस होगा, लेकिन किसी वस्तु को हम नीचे से यदि ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब जी का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा सवाल के दौरान। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है कि नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, यदि नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी माइनस में होगा, और यदि कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रपूर्वक छोड़ दी जाती है, नीचे की तरफ आएगी, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान जी प्लस में होगा। अब इसी के आधार पर जो है न्यूटन लॉ है, और न्यूटन लॉ के जो है थ्योरी हम देख लेते हैं। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, गति के नियम। देखिए न्यूटन के गति के नियम क्या है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। प्रथम नियम, तो प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। फर्स्ट लॉ जो है जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम। द्वितीय जो है न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन की दर है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो ये क्या होता है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, प्रथम नियम जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम है क्या चीज? तो जड़त्व के नियम में के अंतर्गत यदि कोई वस्तु वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गति अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि इन पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये विराम अवस्था है इसकी, जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल न लगा जाए। अब हम इसमें ये बाह्य बल लगा दिए तो यह क्या होगा, यहाँ से वहाँ चल गई, यानी मूव कर गई, गति कर गई। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जो विरामावस्था में है वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जो गति अवस्था में है वो गति अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम के अंतर्गत जो है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, उदाहरण देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा है और अचानक से बस चल पड़ी तो क्या होता है, व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है या पीछे की तरफ झुक जाता है। अगर ब्रेक लगे तो पीछे की तरफ झुक जाता है, नहीं तो आगे की तरफ। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति तो स्थिर है, बैठा है, तो वो स्थिर रहना चाहता है, और जब बस गतिमान हो जाती है तो वह आगे की तरफ झुक जाता है। दूसरा देख लीजिए, मेज पर रखी हुई वस्तु स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये हुआ जड़त्व का नियम। दूसरा है संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर कार्यरत बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर कार्य करने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल जो है कार्य करता है, या जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मान लीजिए एक दूसरे नियम है, जब बहुत अधिक भार से भरी गाड़ी को अधिक स्पीड पर चलाकर गाड़ी को हम बंद कर दें तो वह गाड़ी क्या होती है, कुछ दूर तक अपने आप जो है चलती जाती है, बिना रुके चलती जाती है। तो इस कंडीशन में जो है संवेग परिवर्तन की दर जो है F बराबर ma। अब ये F बराबर ma संवेग परिवर्तन की दर ये आया कहाँ से, तो जब ये आया कहाँ से, तो इसमें देखिए अगर कोई भी गाड़ी लदी हुई है और वह कुछ देर तक चला करके छोड़ दी जाए तो उस कंडीशन में संवेग परिवर्तन की दर बराबर हो जाएगा आपका, दर बराबर mv माइनस mu अपान दोनों के बीच का लगा हुआ समय t। m कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा v माइनस u अपान t। और अभी आपने पीछे पढ़ा कि v माइनस u अपान t क्या होता है, मंदन होता है, और मंदन को हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा दर F इक्वल टू ma। तो संवेग परिवर्तन की दर F इक्वल टू ma। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया ये तो समझ में ही आता है कि क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि यदि हम किसी वस्तु पे y बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी बल की दिशा में उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, यानी कि प्रत्येक क्रिया के तुल्य विपरीत प्रक्रिया होती है अथवा दो वस्तुओं की परस्पर प्रतिक्रिया बराबर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कि नाव पर हम नाव से बाहर जब कूदते हैं तो जंप लगा करके कूदते हैं, तो जब जंप लगा कर कूदते हैं तो जिस बल से हम आगे की तरफ जाते हैं उसी बल से नाव जो है उतना ही बल से पीछे की ओर जाती है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, या जितना बल से हम इस पे सपाट पर दे मारेंगे या प्रतिक्रिया द्वारा हमारे इसका बल हमारे की तरफ लगेगा, यानी विपरीत दिशा में लगेगा, जिसके कारण हमें चोट लगती है। यह होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो बल वह है जिसके किसी वस्तु में, देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली बंदूक पर विपरीत दिशा में बराबर मात्रा में बल लगाती है। या नाव को जल में किनारे ले जाने के लिए किनारे की तरफ डंडे से बल डालते हैं, जिससे नाव किनारे से क्या होती है, दूर चली जाती है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। अब देख लीजिए गति का समीकरण। हाँ